नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश स्टील। जी हां दोस्तों, प्रकाश स्टील में अगर हम देखें तो ये एक अपने डिमांड जोन पर आ चुका था। जी हां दोस्तों, जहां पर मैं लिखा हूं ये किस तरह से डिमांड जोन बनता है और किस तरह से सप्लाई जोन बनता है, कहां पर हमें बाई करना चाहिए और कहां पर हमें सेल करना चाहिए, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों आज अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो सबसे पहला जो हमारा हम लोगों का फोकस था किसी स्टॉक के ऊपर, वो हमारा फोकस कहां पर था, प्रकाश स्टील के ऊपर। और प्रकाश स्टील को हम लोगों ने कहां पर बाई किया था दोस्तों, 6 रुपये 90 पैसे पे जैसे बाई किया और 7 रुपये इसका अपर सर्किट था। तो जैसे ही बाई करने के साथ ही इसमें अपर सर्किट आज के डेट में लग गया है। तो क्या ये अब अपने डिमांड जोन से जब ऊपर की साइड में निकला है तो क्या ये वाकई में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम लोग इसका फंडामेंटल देखेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि फंडामेंटल मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता तो इसका फंडामेंटल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस कंपनी को अभी तक रेकमेंड नहीं किया था। लेकिन इस कंपनी के ऊपर मैं फोकस अपनी नजरें बना करके रखा था और जिस तरह से ये कंपनी नीचे की साइड में आई है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये फंडामेंटली ठीक नहीं है तो एक बार टेक्निकली हम लोग देखेंगे। और टेक्निकली में डिमांड और सप्लाई जोन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को, इस छोटी सी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको एटलीस्ट डिमांड और सप्लाई जोन पता चल जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक और मतलब प्रकाश स्टील के साथ साथ कई ऐसे स्टॉक, जैसे निफ्टी का भी कॉल मैंने दे दिया था, एकदम जबरदस्त हिट हुआ। उसके बाद से हिकाल की बात करें, जबरदस्त धमाका हुआ दोस्तों। और बाइकॉन आप सबको पता है कि इसका क्वार्टर थ्री रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आया था, इसलिए बाइकॉन को हम लोगों ने पकड़ा हुआ। आज के डेट में बाइकॉन ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है। सो दोस्तों बिना देर किए हुए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बार इसे देखने से पहले चार्ट पर हम लोगों को डिमांड और सप्लाई जोन देखने से पहले मैं क्या करूँगा कि एक बार आपको फंडामेंटली पर लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल पे सब कुछ तो मुझे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या देखना है। देखिए मार्केट कैप जो है 122 करोड़ की कंपनी है और एज ए पेनी स्टॉक 122 करोड़ की कोई कंपनी है दोस्तों, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वही दोस्तों अगर हम बात करें रिजर्व, इस कंपनी में रिजर्व है नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। रिजर्व अगर नहीं है -235 करोड़ में, तो क्या ये रिजर्व पहले और ज़्यादा था, अब कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। वही दोस्तों अगर हम डेट की बात करें तो डेट इस कंपनी में 171 करोड़ का डेट है, मतलब ये कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में भी है। प्रोमोटर होल्डिंग के प्लेज की बात करें तो 27% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का प्लेज है और 39% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये कंपनी पहले बहुत ही अच्छी थी, तो इसने बोनस शेयर भी दिया, स्प्लिट हुई कंपनी नीचे भी आई दोस्तों। बुक वैल्यू की बात करें तो -12 में है। अब -12 में है, मतलब अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू जब माइनस में आता है तो वो कंपनी अब तक जितना प्रॉफिट कर चुकी होती है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉस कर चुकी होती है, इसीलिए उसका बुक वैल्यू माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको छोटा सा ट्रिक मैंने बता दिया कि किसी भी कंपनी का अगर बुक वैल्यू माइनस में हो तो उसे आप किस तरह से देखेंगे। मतलब ये कंपनी आज तक जो भी प्रॉफिट करी होगी, लेकिन अब उससे ज़्यादा लॉस करके बैठी हुई है दोस्तों। अगर हम बात करें इस कंपनी का करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, ऑलमोस्ट 7 रुपया है। आज तो अपर सर्किट में बैठ गया तो 7 रुपया है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया, लेकिन हमें फोकस कहाँ पर करना है कि अगर कंपनी में कर्जा है तो क्या वो कर्जा कम हो रहा है, क्या वो कर्जा बढ़ रहा है, इसके ऊपर फोकस करेंगे, तब हमें आगे की स्टोरी समझ में आएगी दोस्तों। रिजर्व जो होता है, जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट करने के बाद से कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो रिजर्व में रखा जाता है और उस रिजर्व को 2 तरीकों से यूज किया जाता है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि उसे डिविडेंड के रूप में जो भी उनके शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर मतलब अगर आपने उस कंपनी के शेयर बाई करके रखे हुए तो आप भी शेयर होल्डर होंगे, तो आपको डिविडेंड के रूप में कंपनी पैसे देती है, रिजर्व का मतलब। और दूसरा ये होता है कि अगर कंपनी डिविडेंड न दे करके अगर चाहे तो उसी पैसे को बिजनेस के लिए यूज कर सकती है। तो दोनों चीज हो गया। अब हम लोगों को फोकस कहाँ पे करना है, आना है बैलेंस शीट के ऊपर। और बैलेंस शीट पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि शेयर कैपिटल क्या होता है और किस तरह से इसे देखा जाता है।
है। तो मैं यहाँ पर शेयर कैपिटल के बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि शेयर कैपिटल 2011 के बाद से एकदम स्टैटिक है। मतलब ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है शेयर कैपिटल के हिसाब से, मतलब इसमें अनलीगल चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को चीज़ें समझ में आ गया। अब हम लोगों का जो फोकस है वो रिजर्व के ऊपर है। तो दोस्तों रिजर्व की अगर हम बात करें तो देखिएगा इस कंपनी में मार्च 2020, मार्च 2019, मार्च 2018, यहाँ से देखिए अगर हम लोग इन तीनों कॉलम को यहाँ पर लगा दें, इस तरह से 3 कॉलम आपके सामने आ गया, मार्च 2018, 2019, 2020, एक एक साल का ये डेटा है। और एक एक साल के डेटा में आप देखेंगे कि ये किस तरह से कंपनी जो है स्टार्टिंग में क्या किया था, इस कंपनी के पास कर्जे रिजर्व, आप सॉरी ये तो रिजर्व हो गया ना, ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिजर्व। तो इस कंपनी के पास स्टार्टिंग में धीरे धीरे रिजर्व था, उसके बाद से कहीं ना कहीं रिजर्व क्या हो गया, माइनस में आ गया। और माइनस में सबसे ज़्यादा मार्च 2020 2020, और उसके बाद से जब हम बात करेंगे ये पिछले 2 साल की मार्च 2021 और सितंबर 2021 के क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से जो है रिजर्व है वो रिजर्व बढ़ा है। मतलब पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में -286 करोड़ का रिजर्व हो चुका है, करोड़ लॉस में रिजर्व कर लिया था इसने, ठीक है। और यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में, या यूं कहें हाँ पिछले मार्च और सितंबर वाले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कम हुआ है, 235 ही रह गया। अब दिसंबर क्वार्टर, या अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देता है तो ईयरली रिजल्ट करेगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी कंपनियां होती है जिसका फंडामेंटल जब बिगड़ जाता है तो क्वार्टर रिजल्ट नहीं दिखाती है, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका जो फंडामेंटल भले बिगड़ जाए लेकिन वो क्वार्टर बताती हैं कि हमने ये प्रॉफिट किया, हमने ये लॉस किया, हमने ये किया वो किया। बहुत कंपनियां नहीं दिखाती हैं। तो बहुत सारी जो कंपनियां नहीं दिखाती हैं वो सीधा एक एक साल का दिखाती हैं दोस्तों। तो एक एक साल में अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे अगर ये डेट जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा तो इस कंपनी में जो है बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर बोरोइंग मतलब उधारी लेना या कर्जा लेना, तो दोस्तों अगर आप उधारी देखोगे तो ये कंपनी किस तरह से कम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए आप मात्र 3 साल के डेटा को हम लेते हैं, 2018, 2019, 2020, 2021। तो आप देखिए किस तरह से इसमें मतलब पिछले 2 साल में ये कंपनी 243 का बोरोइंग था, 243 करोड़ का, लेकिन उसके बाद से फिर कंपनी ने 192 किया, मतलब उधारी कम किया। उसके बाद से सितंबर वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने 171 का मतलब क्या किया, इसने कम किया हुआ है, बोरोइंग कम हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व बढ़ रहा है, और बोरोइंग की बात करें, उधारी की बात करें तो उधारी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ से ये कंपनी थोड़ी बहुत अच्छी लगी कि चलो एटलीस्ट जो लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं ऊपर के लेवल पर, मतलब होता है ना कोई फंडामेंटल बिना देखिए अगर स्टॉक को आप ऊपर चढ़ करके बाई कर लिए, और बाई करने के बाद से जब नीचे आती है तो फिर वही होता है कि क्या होगा, हमारे पैसे डूब ना जाए। इसलिए ये सब चीज़ें फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें रिजर्व और बोरोइंग बहुत बढ़िया आ रहा है। तो अब हम दूसरा क्या देखने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये देखिए डेटा एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, 2021 का मार्च 2021 का ये कॉलम को मैं जस्ट इस तरह से मार्क कर देता हूँ और नीचे तक नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा। तो जब मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आता हूँ दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में आप देखिए किस तरह से इस कंपनी ने 2021 में 51 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है, और 51 करोड़ कंपनी ने आज तक कभी भी इस कंपनी ने नहीं किया है। तो जब ये कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है तो नेट प्रॉफिट बढ़ाने पर इसके प्राइस में मोमेंटम जो आया था इसी की वजह से आया था, और दूसरा जब प्रॉफिट होगा तभी तो उसके बोरोइंग कम होंगे और रिजर्व बढ़ेगा। तो वहाँ पर हम लोगों ने फ़र्क देख ही लिया बैलेंस शीट पर, इसी का नतीजा था वो। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है दोस्तों कि एटलीस्ट अगर फंडामेंटल ख़राब है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी इसके साथ हो रही है। अब हम बात करें इसके पिछले क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो देखिएगा पिछले क्वार्टर से सितंबर 2021 वाला क्वार्टर रिजल्ट भी बढ़िया आया था। मतलब उसमें 8.76 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, और सितंबर वाले लेटेस्ट डेटा की बात करें तो 9.07 करोड़ तक का प्रॉफिट इस कंपनी ने
प्रॉफिट नहीं, सेल्स इस कंपनी ने दिखाया हुआ है। सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट उतना नहीं दिखा पाया, लेकिन ईयरली की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे दोस्तों तो एक एक साल का ये डेटा होता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि क्वार्टर में क्या रहता है कि किसी क्वार्टर में खराब आता है, किसी क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आता है, तो क्वार्टर की बात है। अब उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस फाइनेंशियल ईयर वाले क्वार्टर की बात कर रहा हूं। तो आइए अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट पर हम लोगों को डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखनी होती है दोस्तों। डिमांड जोन और सप्लाई जोन किस तरह से देखा जाता है, चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, जो भी लिखा हूं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूं, उसके बाद से फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई बॉल मान लीजिए आपने नीचे से उसको ऊपर की साइड में फ्लाई किया, तो क्या होता है, वो फिर धीरे धीरे ऊपर जा करके फिर धीरे धीरे नीचे भी आने लगता है। तो जब नीचे आएगा दोस्तों, तो नीचे आने के लिए वो रुकेगा कहां पर, कोई एक ऐसा सरफेस होना चाहिए, कोई एक ऐसी जमीन होनी चाहिए, कोई एक ऐसा सतह होना चाहिए जहां पर वो बॉल आकर के रुके और फिर वहां से बाउंस बैक ले ऊपर की साइड में। तो दोस्तों जहां पर कोई सरफेस मिलता है कंपनी को सपोर्ट के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं डिमांड जोन। इसे एक सिंपल भाषा में समझिए, डिमांड जोन। वहीं दोस्तों सप्लाई जोन की अगर हम बात करें तो सप्लाई जोन में क्या होता है, जब कोई बॉल ऊपर की साइड में मतलब फेंकी जाती है, तो जब ये ऊपर जाते 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 क्या होता है, जब इसमें वेग कम हो जाता है, गति कम हो जाती है, तो वहां से या तो ऊपर भी, मान लीजिए आप एक रूम में खड़े हैं और बॉल फेंकेंगे तो ऊपर जाकर के छत पर टच होगा और छत से फिर ये नीचे आएगा। तो उसी तरह से कोई एक ऐसा सरफेस ऊपर भी मिलता है जिसे हम एज ए छत मान करके चले, एज ए रेजिस्टेंस मान करके चले, एज ए सप्लाई जोन मान करके चले, तो वहां से फिर क्या होता है, प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अब हमें जब ये ऊपर से नीचे आया तो हमें यही ट्राई करना है कि सपोर्ट एक मिलना चाहिए। अब जब कोई एक ऐसा प्राइस होना चाहिए जहां पर सपोर्ट मिलता हो, उसी का हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। अब डिमांड जोन इस कंपनी में किस तरह से हमें देखना है, उसे हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आपको ये लेवल हो गया एक, अगर मैं इस तरह से खड़ी लाइन खींच दूं तो ये एक सपोर्ट हो गया। और दूसरा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो अभी अपर सर्किट इस कंपनी ने दिया हुआ है, तो इस तरह से जब मैं लाइन खींचता हूं आपके सामने, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों लाइनों के बीच में जो गैप है इसे हम लोग डिमांड जोन कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, डिमांड जोन। वो इसलिए कहेंगे कि यहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। समझ में आ गया दोस्तों, थोड़ा बार बार रिपीट कर करके समझा रहा हूं ताकि चीजें समझ में आ गया। मतलब यहां से जब बॉल नीचे की साइड में गिरी तो गिरते गिरते कहां पर आई, इस डिमांड। अब डिमांड जोन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी डिमांड जोन एक लाइन को लगा करके नहीं हम लोग पकड़ सकते, उसे कम से कम 2 लाइन लगानी पड़ती है। 2 लाइन मतलब आप एक लाइन इस तरह से कोई सपोर्ट खींच दीजिए और अगले दिन वो सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो आप तो कहोगे यार ये सपोर्ट नीचे की साइड में ब्रेक हो गया, आप तो यहीं से गिर जाएगा। लेकिन कभी भी आप डिमांड जोन लगाते हो तो डिमांड जोन में आपको एटलीस्ट 2 लाइन लगानी पड़ती है और दोनों लाइन के बीच में हमें देखना पड़ता है कि इसके बीच में, मतलब प्राइस इसी के बीच में होनी चाहिए, तब हम ये मान करके चलेंगे कि ये एक अच्छा वाला डिमांड है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, जैसे डिमांड जोन पर आया और डिमांड जोन पर मैंने इस कंपनी को पकड़ा और टेलीग्राम पर क्या किया, एकदम फटाक दे अपडेट किया कि भाई ये अपने डिमांड जोन पर आ गया और इसको बाई कीजिए, टारगेट अपर सर्किट करेगा। टारगेट अपर सर्किट का दिया था, एकदम कोई डाउट नहीं है दोस्तों। 6000 लोगों ने देख भी लिया और उन्होंने मैसेज करके मुझे इतना बधाई दी कि बोले सर आपने बहुत सही किया। अब यहां पर देखिए एक चीज और, मैंने इसका स्टॉप लॉस भी डाला हुआ है। स्टॉप लॉस इसलिए डाला कि मान लीजिए फंडामेंटल बिगड़ी कंपनी है, ठीक है, तो इसका कोई भरोसा तो है नहीं। अगर वही फंडामेंटल ठीक कंपनी होती तो मैं, आप विश्वास मानिए, मैं तो इसे ऊपर ही बाई करवा करके बोल देता भाई इसका इंतजार मत कीजिए, ये ऊपर बाई करके कुछ शेयर, मतलब जिस तरह से हम लोग बाई करते हैं कि अगर हमें 100 शेयर बाई करना है तो पहले ही 25 शेयर क्या करते हैं हम लोग बाई करके रख लेते हैं और फिर उसके बाद से जब कहीं डिमांड जोन या कहीं सप्लाई जोन, आई मीन डिमांड जोन कहीं सपोर्ट आता है तो फिर वहां पर हम लोग बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से हो गया दोस्तों। अब हमें ट्राई यही करना है कि कल के दिन मान लीजिए अगर ये गिरने लगे तो क्या करना है, अपना सेंटीमेंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और ये जो कैंडल आज वाली बनी हुई है ना, मतलब आज वाली कैंडल कहां पर बनी हुई है इसको भी मैं मार्क कर देता हूं, और इसके नीचे गया तो एकदम आंख बंद करके निकल जाना है, इसमें अपना सेंटीमेंट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि फंडामेंटल बिगड़ी कंपनी है,
है ना। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सही हो रहा है सब कुछ है। तो अगर इसके नीचे आया तो हो सकता है, अब देखिए मान लीजिए हमें 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और जैसे वो 500 रुपया जैसे ही हमारा लॉस में आने लगे तो 100-200 रुपया लॉस लेकर के हम धीरे से निकल जाएंगे। और जब ये फिर नीचे आएगा तो फिर नीचे आने पर हमें एक सरफेस और ढूंढना है और वो सरफेस ये हो जाएगा 4.92 रुपये वाला। ठीक है, तो 4.92 रुपये पर भी यहाँ पर भी एक डिमांड जोन होगा। तो फिलहाल हम लोगों ने पहले वाले डिमांड जोन को पकड़ा, यहाँ से हम लोगों ने बाई किया। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से नीचे आता है हम निकलेंगे, एग्जिट हो जाएंगे बिना सेंटीमेंट के। और जब ये अपने दूसरे डिमांड जोन पर आया तो फिर यहाँ से फिर बाई करेंगे। और टारगेट अपना कौन सा रहेगा? टारगेट तो जो अभी तक का हाई बना करके आया उसी को हम लोग टारगेट रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि वो ये हो जाएगा सप्लाई जोन। मतलब एक बार इस प्राइस पर आया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, प्राइस नीचे की साइड में आई, तो जब दूसरी बार जाएगा तो कुछ लोग यहां पर भी निकलेंगे। अब क्यों निकलेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुछ लोग जिन्हें ये आइडिया नहीं था कि ये कंपनी का फंडामेंटल खराब है, तो इसमें हमें एज अ ब्रेड बटर की तरह इस कंपनी को खाना है। मतलब हमने एंट्री किया, प्रॉफिट लिया, एग्जिट किया, फिर नीचे आया, एंट्री लिया, प्रॉफिट लिया, फिर एग्जिट, और फिर जब ये नीचे आया फिर एंट्री, फिर प्रॉफिट। तो मतलब हायर हाई के लेवल में इस कंपनी को हमें देखना है, एज अ ब्रेड बटर की तरह इसे खाते रहना है। तो क्या होगा कि जो लोग यहां पर बाई कर लिए गलती से, अब जब ये प्राइस इस लेवल पे जैसे ही आएगा ना, तो ये लोग तो कहेंगे भाई जान बची तो लाखों पाए, सबसे पहले इस कंपनी से यहां एग्जिट मार, अपने बाइंग प्राइस पर आ गई है। तो वो लोग क्या करेंगे? एग्जिट मारना चालू कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब यहां पर एग्जिट मारेंगे तो क्या होगा? यहां पर आने के साथ ही फिर थोड़ा सा प्राइस में जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी लोग निकलना चालू करेंगे। जो लोग इस लेवल पे बाई करके रखे हैं, तो फिर प्राइस में थोड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा गिरावट नहीं देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद से फिर यहां से ऊपर की साइड में निकलेगा। तो दोस्तों इस तरह से इस कंपनी में हम लोगों ने फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस और डिमांड जोन की पूरी जानकारी ले ली है दोस्तों। तो इसी के साथ लेता हूं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैग स्टॉक्स के साथ।